हेलो गाइस, वेलकम टू विकेडमी क्लासेस। आज हम हरियाणा बोर्ड की कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2 मार्क्स में आए हुए हैं। ये हमारा अप्रैल 2021 का पेपर है। डिफाइन एरे, व्हाट आर इट्स टाइप। एरे क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एरे क्या होता है? हमारा एक होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है जिसके अंदर हमारे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। देखिए, एरे को हम जनरली इस तरीके से बनता है हमारा एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे की हम बात कर रहे हैं इस तरीके से। इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका जो डेटा टाइप क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 5 6 7 8 नंबर लिया। ये सब कैसे हैं? इंटीजर टाइप के। इंटीजर, कैरेक्टर, इस टाइप से या तो सिर्फ इंटीजर आएंगे या सिर्फ कैरेक्टर आएंगे या सिर्फ फ्लोट आएंगे। एरे के अंदर सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। इट्स एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे के एलिमेंट्स को जो मेमोरी लोकेशन मिलती है वो लगातार मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मेमोरी 1000 है तो इसे 1002 1004 लगातार मिलेगी। एरे का साइज 2 बाइट्स है तो यहाँ पर हमारा 2 एड्स होता चला जाएगा। द साइज ऑफ एरे शुड बी मेंशन्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। ये एरे की डिसएडवांटेज भी है कि एरे का जो साइज है वो फिक्स होता है, इसलिए हमें जो एरे का साइज है उसे स्टार्टिंग में मेंशन करना होता है जब हम उस एरे को डिक्लेयर करेंगे। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड। एरे के एलिमेंट का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3 इस तरीके से। इंडेक्स एरे का 0 से स्टार्ट होता है। एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। एरे के एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो उसकी पोजीशन बता करके। फॉर एग्जांपल हमने इस एरे का नाम दे दिया जैसे मार्क्स इक्वल, तो हम इसको मार्क्स और यहाँ पर इस तरीके से अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? मार्क्स की जो लोकेशन 2 है उस पर कौन सा एलिमेंट है? 0 1 2। इस लोकेशन पर हमारा कौन सा एलिमेंट था? 7। इस तरीके से द एरे कैन हैव मोर वन और मोर डायमेंशंस। एरे के अंदर एक या एक से ज्यादा डायमेंशंस हो सकती हैं। सिंटेक्स क्या है अब एरे का? अभी हम इसकी डायमेंशंस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एरे के टाइप्स, अभी हम एरे का सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप, एरे नेम और साइज। टाइप मींस हमें डेटा टाइप बताना है, इंटीजर है या कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल हमने लिया इंट। एरे का नाम बताना है हमें, अपनी मर्जी से हम कोई भी नाम दे सकते हैं, या हम जैसे नाम दे रहे हैं फिलहाल मार्क्स। और साइज हमने एरे का फिक्स करना है स्टार्टिंग में ही। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया 10। तो सबसे पहले इंट यानी डेटा टाइप, मार्क्स यानी नेम ऑफ एरे जो यूजर डिफाइंड है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। और 10 हमने यहाँ पर एरे का साइज डिक्लेयर किया है। आप एरे का साइज कितना भी डिक्लेयर कर सकते हो बट आपको डिक्लेयर स्टार्टिंग में ही करना है इस तरीके से। तो एरे क्या है हमारा? सिमिलर डेटा टाइप्स को रेफर करता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इसकी जो मेमोरी है वो हमारी कैसी रहेगी? कॉन्टिग्यूअस, लगातार मेमोरी मिलेगी एलिमेंट्स को। एरे का साइज हमें स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना है। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। एरे के एलिमेंट्स को हम उसकी पोजीशन बता करके एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स था, टाइप, एरे नेम और साइज। अब हमसे पूछा गया है व्हाट आर इट्स टाइप्स। एरे के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एरे हमारा सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल होता है। सिंगल डायमेंशनल और वन डायमेंशनल। ये क्या है? हमारा एक लीनियर एरे होता है। वन डायमेंशनल एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरे इन विच द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लीनियरली, यानी एक ही लाइन में एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है एंड कैन बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे। ये एरे हमारा इस तरीके से होगा जैसे अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, इस तरीके से। इसे हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल एरे। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इट्स एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस बाय स्पेसिफाइंग द इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने इस एरे का नाम माना ए और हम लिखते हैं A3। तो A3 पर हमारा कौन सा एलिमेंट है? 2। इस तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 0 इंडेक्स हमारा यहाँ पर एरे का क्या है? 0 1 2 3। तो A3 पर कौन सी वैल्यू है हमारी? 2, सॉरी 12। A3 पर जो वैल्यू है हमारी वो कौन सी है? 12। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। अ मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी टर्म्ड एज एन एरे ऑफ एरेज दैट स्टोर होमोजीनियस डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। जैसे हम 12th क्लास के अंदर मैट्रिक्स पढ़ते हैं इस तरीके से।
तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसके अंदर जो हमारा डेटा है वो टेब्यूलर फॉर्म में होता है। डेटा इन मल्टी डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। इसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर में होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर या रो मेजर ऑर्डर। तो डेटा हमारा यहाँ पर स्टोर होगा रो मेजर ऑर्डर में। इसमें भी इसका डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हम डेटा टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ भी इंटीजर लिया, एरे का नाम, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एरे का नाम, फिर से हम चलो मार्क्स लेते हैं। साइज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 5, 6, 7, जितने भी साइज का आपको लेना है लास्ट तक आप वो साइज डिक्लेयर करोगे इस तरीके से, जितने भी डायमेंशन का है। अब 2 डायमेंशनल एरे के लिए हम कैसे करेंगे? डेटा टाइप हमने लिया इंटीजर, एरे का नाम हमने यहाँ पर मान लिया स्टूडेंट, और साइज हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 3 इस तरीके से। ये हमारा कौन सा एरे है? 2 डायमेंशनल एरे। जैसे यहाँ बना भी हुआ है 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3। ये भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 0 1 2। इसका जो इंडेक्स रहेगा वो रहेगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट और हम लिखते हैं 0 0, इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन आएगी ये वाली। या हम जो भी एलिमेंट्स अपनी मर्जी से देना चाहें लिख सकते हैं। ये है हमारा एरे और उसके टाइप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को ही हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। हम अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए एक ही जगह पर, उसे हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ अ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, या फिर हम कहें इंटर रिलेटेड डेटा कलेक्टेड इन वन प्लेस। जो भी डेटा आपस में इंटर रिलेटेड है उसे हम कहाँ पर स्टोर कर पा रहे हैं? एक जगह पर। डेटाबेस की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? मिनिमम डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी डेटा के अंदर जो डुप्लीकेसी है वो कम से कम रहेगी। डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेटा एंट्री, डेटा एंट्री की जो कॉस्ट है उसे कम करता है डेटाबेस। डेटा स्टोरेज और डेटा रिट्रीवल हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? इजी भी है और उसकी कॉस्ट भी क्या लगेगी? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट। ये 1 नंबर में भी आया हुआ है, 2 नंबर में भी आया हुआ है और 4 नंबर में भी आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? जहां हम काफी सारे नेटवर्क्स को आपस में लिंक कर देते हैं और हमारा कम्युनिकेशन ग्लोबली पॉसिबल जिसकी हेल्प से हो पा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक्स टुगेदर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स। काफी सारे इंडिविजुअल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और इसकी हेल्प से होता है क्या है? हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। इसकी हेल्प से क्या हो पाता है? एक से ज्यादा जगह हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। आप देख भी सकते हो आज की डेट में सब कुछ इंटरनेट की हेल्प से ही पॉसिबल है। लाइक यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप जो भी चला पा रहे हो सब कुछ इस ग्लोबल नेटवर्क की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है। हमारी जितनी भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस हम एक्सेस करते हैं किसी भी ब्राउजर के ऊपर, उसके लिए भी हमारी जो मैंडेटरी चीज हमें चाहिए वो क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेन एवरेज एंड मैक्स फंक्शन इन एसक्यूएल। देखो एसक्यूएल के एक एग्रीगेट फंक्शंस हैं, कहीं एवरेज और मैक्स पूछा है, कहीं मिन मैक्स पूछा हुआ है, कहीं काउंट और सम पूछा है। मैंने एक साथ सारे कर दिए हैं। एवरेज जो फंक्शन है उसे हम एवीजे और इस तरीके के ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किए हैं उन सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनकी ये क्या निकाल देगा? एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उनका टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंट, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट बताएगा। मैक्सिमम क्या बताता है? सिलेक्टेड एलिमेंट्स के अंदर या कॉलम, सिलेक्टेड कॉलम के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पर सिलेक्टेड एलिमेंट्स के अंदर जो मिनिमम वैल्यू को बताएगा वो कौन है? हमारा मिन फंक्शन। सम क्या करेगा? उस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनका सम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉलम है, इसके अंदर हमने ये कुछ वैल्यूज ले ली, तो इसमें मिन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 3। मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 7।
काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या है 4। सम फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा 5 प्लस 6, क्या रिटर्न करेगा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 का जो भी सम आएगा, 6 और 5 11 और 7 18 19 20 21। और हमारा एवरेज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न किया सम ने, SUM। अब हमारा एवरेज क्या रिटर्न करेगा, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे हमारे यहाँ पर 4, इट मीन्स 21/4 जो भी आएगा। इसका सिंटेक्स क्या है, आपको एसक्यूएल के अंदर ये कमांड चलानी है तो सबसे पहले आप लिखोगे सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन का नाम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा एवरेज, AVJ। उसमें जो भी कॉलम का आप एवरेज निकालना चाहते हो, एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, तो आप जिस भी कॉलम के साथ फंक्शन लगाना चाहते हो उस कॉलम का नाम लिखोगे। फ्रॉम, ये सिंटेक्स का पार्ट है, और एम्प्लॉय ये हमारा टेबल का नेम है, जिस भी टेबल से आप जिस भी कॉलम का एवरेज फंक्शन लगाना चाहो। फॉर एग्जांपल आपको एवरेज की जगह सम फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट एवरेज की जगह मान लो आपने मैक्स निकालना है, मैक्स लिख दिया। प्राइस में मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी, और फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपकी टेबल का नाम है। इस तरीके से आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, या मैक्स की जगह सम, मेन, काउंट, जो भी आप लगाना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एंकर टैग, व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स। एंकर टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स पूछे गए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। एंकर टैग किस लिए यूज होता है, यानी हाइपरलिंक मींस हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर पाए, विच इज यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। अब हमसे इसके एट्रीब्यूट्स पूछे गए हैं, तो इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमने 2 एट्रीब्यूट्स किए हैं क्योंकि 2 नंबर में आया है। HREF हाइपर रेफरेंस, यानी विच इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन, लिंक का जो डेस्टिनेशन है उसे इंडिकेट करेगा। और टारगेट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो ये बताएगा कि वो जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर खुलेगा। स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, कहाँ खोलना है, नेक्स्ट पेज पर खोलना है, नई विंडो में खोलना है, या उसी पेज पर खोलना है, ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट बताता है। ये 2017 के ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज ऑफ SDLC, एक्सप्लेन डिजाइन स्टेज ऑफ SDLC। इसके लिए आप SDLC की जो वीडियो अवेलेबल है वो रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, हाउ कैन यू एक्सेस मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। क्लास क्या है, क्लास हमारा बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्लास हमारी एक ही हमने डिक्लेयर की, हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। ये एक लॉजिकल एंटिटी है। क्लास ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, हम ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए एज अ ब्लूप्रिंट की तरह क्लास को काम यूज में लेते हैं। क्लास है क्या, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता है कि उसे कितने मेंबर फंक्शंस या कितने डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर लेना है। A class is defined in C++ using keyword class. क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उसके आगे आप क्लास का नाम लिखोगे। इट इज यूजर डिफाइंड, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। क्लास यहाँ पर कीवर्ड है जो लिखना मैंडेटरी है। इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये भी हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होता है। क्लास के अंदर होता क्या है, आप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हो, कितने भी मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हो। अब हमसे इसमें आगे पूछा हुआ है, हाउ कैन यू एक्सेस मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। क्लास के मेंबर फंक्शंस को आप किस तरीके से एक्सेस करोगे, तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लास बनाई डेमो, इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने डेमो डी। अब इसके अंदर मान लो कोई फंक्शन था इनपुट नाम से या आउटपुट नाम से, तो हम किस तरीके से कॉल करेंगे उसे, मेन फंक्शन के अंदर डी डॉट इनपुट। तो जो क्लास के फंक्शंस को एक्सेस किया जाता है उसे हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, फिर हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर मेंबर फंक्शन का नाम। नेक्स्ट है, ये प्रैक्टिस पेपर था इस साल का। व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इन अ डेटाबेस। कार्डिनलिटी क्या होता है और डिग्री क्या होता है। देखिए, डेटाबेस के अंदर जो रो होती है किसी भी टेबल की, उसे ही हम क्या बोलेंगे, टपल। तो कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ टपल्स, यानी
किसी भी डेटाबेस में किसी भी टेबल की जितनी रोज हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उस टेबल की कार्डिनलिटी, या फिर हम कहें नंबर ऑफ टपल्स को भी हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी। डिग्री का मतलब क्या है, उस कॉलम सॉरी उस टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उस कॉलम की डिग्री। कॉलम का दूसरा नाम है एट्रीब्यूट, ये भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कॉलम का क्या नाम है, एट्रीब्यूट। रो का क्या नाम है, टपल। नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड इट्स डिग्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या नीड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे नाम ही बता रहा है, सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, काफी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने के लिए। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, कॉस्ट की मैनेजमेंट के लिए। डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, और फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। इनमें से आप कोई भी 2-3 नीड लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक नंबर में पूछा गया है कई बार कि यूआरएल क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। URL इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। देखो हमें वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस को रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत चाहिए, ब्राउजर। ब्राउजर पर हम किसकी हेल्प से रन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यूआरएल क्या है, वेबसाइट का एड्रेस देता है कहाँ पर, इंटरनेट पर। URL is the address of the website on the internet. It indicates the location of resources as well as protocol used to access it. ये बताता है कि लोकेशन क्या है रिसोर्स की, रिसोर्स कहाँ से उठाना है और कौन सी प्रोटोकॉल हमने इसमें यूज की है। फॉर एग्जांपल HTTP या FTP, जो भी प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे। ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और वेब एड्रेस। अगर वेब एड्रेस पूछा जाता है तब भी आपको सेम डेफिनेशन ही लिखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉन्ट टैग, राइट इट्स एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट टैग क्या है, देखो अगर हमें अपने पेज को सुंदर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। मींस उसका साइज बढ़ाना है, कलर करना है, या हमें इटैलिक करना है, जिस तरीके से हम टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री वगैरह यूज करते हैं, वो सारी चीजें अगर हमें अपने वेब पेज में चाहिए तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग इन HTML प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ वेब पेज टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव, सुंदर बनाने के लिए और वेब पेज को रीडेबल बनाने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू चेंज द कलर, साइज एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। कलर, साइज और स्टाइल हम उससे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एट्रीब्यूट्स पूछा है, तो इसमें एट्रीब्यूट क्या होता है, की वैल्यू पेयर। यहाँ पर इसकी की क्या है, साइज, और वैल्यू हमने नंबर, नंबर हम जो भी नंबर देना चाहें। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसका है फेस, फॉन्ट फैमिली लाइक टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, जो भी आप यूज करना चाहो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कलर। कलर का या तो आप नाम दे सकते हो, या कलर के जो हेक्स कोड होते हैं वो दे सकते हो, या जो कलर के लिए RGB नंबर है, तीनों में से आप कोई भी एक चीज लिख सकते हो। फॉन्ट टैग के ये तीनों ही हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, साइज, फेस, कलर। और भी हैं, आपको 2-3 ही याद करने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम की एनालिसिस क्या है। देखिए सिस्टम की एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम सिस्टम को एनालाइज करना चाहते हैं, सिस्टम में कोई कमी है या सिस्टम की डिटेल इंफॉर्मेशन, दैट इज सिस्टम एनालिसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। सच्चाई, फैक्ट्स मीन सच्चाई, तो हम फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे और उन्हें इंटरप्रेट करेंगे, मीन्स उनसे नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ये चेक करना कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट, सिस्टम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना ताकि हम सिस्टम की जो स्टडी है उसे अच्छे से कर सके। ये क्या होता है हमारा सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इम्प्रूव्स द सिस्टम, जो सिस्टम की क्वालिटी को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, और इंश्योर करता है, इस चीज को निश्चित करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम करे टू अकम्प्लिश देयर पर्पस, ताकि जो सिस्टम जिस पर्पस से बनाया गया है वो पर्पस हमारा पूरा हो सके। सो क्या है सिस्टम एनालिसिस, एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से हम ओवरऑल सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकें, दैट इज सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट एक्सप्लेन विद एग्जांपल ड्रॉप SQL कमांड। SQL कमांड क्या है, हमें ये
पूछा गया है, ये 1 नंबर में भी आया हुआ है, फिलिप्स में भी आया हुआ है। द ड्रॉप डेटाबेस कमांड इज यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल डेटाबेस। देखो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है ड्रॉप कमांड, अगर इसके बाद लिखा रहता है ड्रॉप डेटाबेस, इसका मतलब वो पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट करने के लिए यूज होगा। इट इज यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल, तो वो पूरे की पूरी टेबल को डिलीट कर देगा। SQL drop table statement is used to delete a table definition and all the data from the table. टेबल डेफिनेशन मींस टेबल के अंदर कितनी रोज कितने कॉलम है, पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा और उस टेबल के अंदर जितना डेटा है वो सब भी डिलीट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वंस अ टेबल इज डिलीटेड, अगर हमने टेबल को डिलीट कर दिया तो जितना भी डेटा इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर अवेलेबल थी वो सारी की सारी डेटा और इंफॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट फॉर एवर, यानी फिर आप उसे रिट्रीव नहीं कर सकते। अगर यहाँ लिखा रहता है ड्रॉप कॉलम, तो वो पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज होगा। तो अलग से भी पूछा गया था कि ड्रॉप कॉलम क्या है, तो वो एंटायर कॉलम को डिलीट करेगा। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, सिंटेक्स क्या है इसका, हमने ड्रॉप लिखा टेबल और टेबल का नेम, तो ये हमारी टेबल को डिलीट करेगा। एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है, आप क्या लिखोगे, ड्रॉप टेबल। अब जो भी आपको टेबल का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल को नाम दिया एम्प्लॉय, तो ये कमांड हमारी क्या करेगी, एम्प्लॉय नाम की टेबल को डिलीट कर देगी। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस पेपर 2022 का सेट ए के क्वेश्चन है। इसमें आया था व्हाट आर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर क्या है और सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, इट इज अ सिमिलर टू क्लास दैट होल्ड्स डिफरेंट डेटा टाइप्स। देखिए क्लास के जैसा होता है ये भी, और इसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर लिखने के लिए, क्लास लिखने के लिए जो कीवर्ड हमें चाहिए था वो था क्लास, स्ट्रक्चर के लिए जो कीवर्ड हम यूज करते हैं दैट इज स्ट्रक्ट। इसके बाद स्ट्रक्ट के बाद जो स्ट्रक्चर नेम है वो यूजर डिफाइंड है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। क्लास के जो एलिमेंट्स हैं उनके बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे रहेंगे, हमारे पब्लिक। ये इन दोनों में डिफरेंस है, क्लास के प्राइवेट रहते हैं और स्ट्रक्चर के बाय डिफॉल्ट हमारे कैसे रहेंगे, पब्लिक। तो स्ट्रक्चर इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये 1 नंबर में भी पूछा हुआ है, 2 नंबर में भी आया हुआ है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इस तरीके से हम 4 डॉट्स से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेसिंग अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते हैं, कि अगर हमारे फंक्शन के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं और उनका सेम नेम है, एक वेरिएबल लोकली डिक्लेयर है, दूसरा वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर है, तो हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। डिफाइनिंग अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेसिंग अ क्लास स्टैटिक वेरिएबल, रेफरिंग टू अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास, एक क्लास को हम दूसरी क्लास के अंदर रेफर कर रहे हैं, उसके लिए भी हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखिए स्लेव फंक्शन आउटसाइड क्लास, तो इसका सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप। अगर आप क्लास के बाहर किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो तो डिफाइन कर रहे हो तो, अगर आप क्लास के बाहर किसी फंक्शन को डिफाइन करोगे तो सबसे पहले आप उसका लिखोगे रिटर्न टाइप। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंटीजर, क्लास का नेम दिया हमने, मान लो क्लास का नेम दे रखा है डेमो, उसके बाद फंक्शन का नेम फॉर एग्जांपल इनपुट, और जो भी पैरामीटर्स अगर आपने यूज किए हैं तो पैरामीटर्स, और उसके बाद उस फंक्शन की बॉडी। इस तरीके से हम किसी भी मेंबर फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, डीएनएस। 1 नंबर में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डीएनएस क्या है। इट इज अ हिरारिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स। डीएनएस क्या है, एक नेमिंग सिस्टम है, हिरारिकल वे में हम कंप्यूटर्स को या सर्विसेज को या जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या नेम प्रोवाइड करेंगे। डीएनएस और द डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है उसे किस में चेंज कर देता है, मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरीके से आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है, डीएनएस याद करना है। इट मींस जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स है उन्हें किस में चेंज करता है, मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में। और ये एक नेमिंग सिस्टम है कंप्यूटर्स के लिए,
जो सर्विसेज या रिसोर्सेज हमने इंटरनेट पे यूज किए हैं उन सब के लिए। हिरारिकल मींस ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बॉडी टैग एंड व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स। बॉडी टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। HTML के अंदर जो बॉडी टैग होता है वो पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है, यानी जो वेब पेज पर हमें दिखेगा वो सब कुछ हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। द बॉडी एलिमेंट कंटेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML पेज के सारे कंटेंट को कौन कवर करता है, बॉडी टैग। इसके अंदर हमारी हेडिंग्स हो सकती हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट्स, और ये सारी की सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स कितनी है HTML में, 6 हैं हमारी, H1 से H6, H1 से H6। पैराग्राफ टैग याद करना है, इमेज टैग कई बार आया हुआ है, हाइपरलिंक भी आया हुआ है, टेबल और लिस्ट भी आई हुई है। नोट दैट देयर कैन बी ओनली वन बॉडी एलिमेंट इन द HTML डॉक्यूमेंट। HTML के अंदर सिर्फ एक ही बॉडी एलिमेंट हो सकता है एक वेब पेज के लिए, एक डॉक्यूमेंट के लिए। अब हमसे पूछा गया है व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स। तो HTML की बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड है, तो अगर हमें अपने पेज के अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो हम उसका URL दे देंगे, जो भी बैकग्राउंड इमेज हम सेट करना चाहते हैं। इट कंटेन्स द URL ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, इट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज। BG कलर, अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, BG कलर। A लिंक, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ एक्टिव लिंक, और लिंक हमारा किसके लिए यूज होता है, विजिटेड लिंक्स के कलर को स्पेसिफाई करने के लिए। आप कोई भी 2-3 एट्रीब्यूट्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल इंसर्ट SQL कमांड। देखिए जैसे नाम ही बता रहा है इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स हमें कुछ ना कुछ डेटा को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अगर आप टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करते हैं दैट इज insert into command. It is used to insert a single or multiple records in a table. इसकी हेल्प से हम एक या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंट्री कर सकते हैं। अब हमसे इसका सिंटेक्स और एग्जांपल भी हमें याद करना है। तो देखिए ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं, इंसर्ट, इनटू और वैल्यूज। बाकी यहाँ पर हमने टेबल का नाम दिया, जिस भी टेबल में आप उसकी एंट्री कराना चाहोगे। टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम्स के नाम आप यहाँ पर लिखोगे, और जिन उन कॉलम्स के वैल्यूज, जितनी डेटा आपको एंट्री करानी है। अब देखिए होता क्या है कि एक टेबल के अंदर मान लो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मान लिए 10 कॉलम है, लेकिन आपको किन्हीं 4 कॉलम्स में एंट्री करानी है। तो आप उनमें सिर्फ उन 4 कॉलम के नाम लिखोगे, और उन 4 कॉलम की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपको एंटर करानी है वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। जैसे नेम ABC, एड्रेस में आपने लिख दिया मॉडल टाउन, सिटी दिल्ली और कंट्री में इंडिया। अब इसका एक दूसरा सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। यहाँ पर हमने कॉलम नेम्स नहीं लिखे। अगर आपको एक टेबल के सारे कॉलम्स के अंदर एंट्री करानी है तो आप बिना कॉलम नेम मेंशन किए भी एंट्री करा सकते हो। ये तो दोनों केसेस में वैलिड है, आपको एक कॉलम में एंट्री करानी है या सारे कॉलम्स में एंट्री करानी है, या कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम्स में एंट्री करानी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सारे कॉलम के नेम ना लिखने पड़े और एक ही बार में सारे कॉलम्स में वैल्यू एंटर हो जाए, तो आपकी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं आप उन सब की वैल्यूज यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपको कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज करना चाहते हो, जैसे 10 कॉलम है और आपकी 3 या 4 में वैल्यू एंट्री कराओगे, तब आपको कॉलम नेम मेंशन करना है कि किस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है। सारे कॉलम्स में करानी है तो आपको कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ये है इंसर्ट कमांड। तो हमने यहाँ इसके दोनों एग्जांपल देखे हैं, जब हमें सारे कॉलम्स में एंट्री करानी है और जब हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम्स में एंट्री करानी है। सारे कॉलम्स के लिए हम यूज करेंगे बिना कॉलम नेम लिखे भी कर सकते हैं, और ये दोनों केसेस में सारे कॉलम्स में करानी है तब भी, और कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में करानी है तब भी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर वेरियस लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर कितनी तरीके की एब्स्ट्रैक्शन है।
एब्स्ट्रैक्शन सी प्लस प्लस की भी प्रॉपर्टी है जिसमें हम सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स को शो करते हैं। यहाँ हमसे पूछा है डेटाबेस की एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे तीन तरीके की डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल और व्यू लेवल। देखिए इंटरनल लेवल है, फिजिकल लेवल भी बोलते हैं हम इसे, जो हमें ये बताता है कि एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज क्या है, डेटा हमारा एक्चुअली कहाँ पर स्टोर है और उसका एक्सेस पाथ क्या है, यानी डेटा को हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी लोएस्ट लेवल की एब्स्ट्रैक्शन होती है। इट टेल्स अस हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी ये कैसे क्या बताएगा हमें डेटा एक्चुअली किस तरीके से स्टोर्ड है, ये उससे डील करता है इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। अब आता है कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रेंट्स फॉर द एंटायर डेटाबेस, ये बताता है कि हम इंफॉर्मेशन वहां से कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली कैसे स्टोर है, किन टेबल की कौन सी फॉर्म्स में स्टोर है। दिस लेवल कंस्पायर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये लेवल था डेटा किस तरीके से स्टोर है, बिल्कुल हमारा लोएस्ट लेवल था। यहाँ पर हम डील करते हैं विद द हेल्प विद इंफॉर्मेशन। इट्स ऑल्सो स्टोर्स रिलेशनशिप अमंग द डेटा एंट्रीज, डेटा एंट्रीज में क्या रिलेशनशिप है, डेटा हमारा इंफॉर्मेशन हमारी टेबल्स में किस तरीके से स्टोर है, ये हमारा बताएगा लॉजिकल लेवल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल और व्यू लेवल। इट डिस्क्राइब्स वेरियस यूजर व्यूज, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारी हाईएस्ट लेवल की एब्स्ट्रैक्शन है, ये सिर्फ उतना ही डेटा बेस यूजर्स को दिखाता है जितने की जरूरत हो। ओनली अ पार्ट ऑफ एक्चुअल डेटा बेस इज व्यूड बाय द यूजर, जितना यूजर्स को रिक्वायरमेंट है उतना ही। एक्सटर्नल और व्यू लेवल। नेक्स्ट है हमारे 2018 का बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस है। गिव कंसेप्ट ऑफ बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। देखिए बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास हम कहाँ यूज करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस क्या है, जिसमें हम पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाते हैं, किसमें, चाइल्ड क्लास में यूज कर पाते हैं। तो बेस क्लास क्या है, एक एग्जिस्टिंग क्लास है फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर ड्राइव्ड, जिससे हम दूसरी क्लासेस को ड्राइव कर सकते हैं एंड इनहेरिट यानी यूज कर सकते हैं बेस क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को। बेस क्लास कैन नॉट एक्वायर द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, इसका उल्टा नहीं हो सकता, यानी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकता है चाइल्ड क्लास, लेकिन चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को बेस क्लास एक्वायर नहीं कर सकता। बेस क्लास का जो दूसरा नाम है दैट इज सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। अब नेक्स्ट है हमारा ड्राइव्ड क्लास क्या है। ड्राइव्ड क्लास क्या है, जो बेस क्लास से ड्राइव की गई है, यानी जो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पा रही है। इन सी प्लस प्लस द क्लास विच इनहेरिट्स, जो इनहेरिट कर पा रही है द मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। अब इसका सिंटेक्स क्या है, आपने क्लास लिखी, क्लास का नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट नाम दिया, इसके बाद ये इस तरीके की कॉलन, यहाँ पर इसका सिंटेक्स का पार्ट है, आपको लगाना ही है। एक्सेस स्पेसिफायर आप पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से जो भी यूज करना चाहो, और बेस क्लास नेम, मान लो आपकी बेस क्लास का नेम था डेमो, और इस तरीके से आपकी क्लास की बॉडी यहाँ पर बंद हो जाएगी। ये हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है। ज्यादा डिटेल के लिए आप इनहेरिटेंस की वीडियो वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज HTML एंड इट्स यूजेस। HTML क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। देखो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार। HTML कैसी लैंग्वेज है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी पूछा हुआ है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमारी किस लिए यूज की जाती है, HTML वेब पेजेस के लिए यूज की जाती है, और वो वेब पेजेस जो हमारे वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होते हैं। सो HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो डिजाइन की जाती है फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है ये। HTML हमारा किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स, इन सब के लिए हमारा क्या यूज होगा, HTML यूज होता है वेब पेजेस के लिए, वेबसाइट्स के लिए या वेब एप्लीकेशंस के लिए। वेब पेजेस की कलेक्शन ही क्या है हमारा, वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स। अब हमसे फिर से पूछा गया है डिफाइन URL, 2018 में पूछा हुआ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं URL क्या है। इसके साथ साथ पूछा हुआ है व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, अब देखो जहाँ HTML के पेजेस रन होते हैं वो क्या था हमारा वेब ब्राउजर, किसकी हेल्प से रन होते हैं, इंटरनेट की हेल्प से।
तो वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इट इज द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू फाइंड एंड व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। यही हमने अभी तक डिस्कस किया था कि वेब ब्राउजर क्या है, जिसके ऊपर वेब पेजेस रन होते हैं। अब वो किसकी हेल्प से रन होंगे? इंटरनेट की हेल्प से। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एक और डेफिनेशन है इसकी, अ वेब ब्राउजर टेक्स यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पर कहीं भी लेकर जा सकता है, कुछ भी चीज आप एक्सेस कर सकते हो। इट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वेब एंड डिस्प्लेज इट ऑन योर डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस। ये रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह से या हम कहीं सर्वर से, और आपके डेस्कटॉप या वेब मोबाइल की डिवाइस पर उसको आपको शो करता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, गूगल क्रोम तो मोस्टली आजकल सभी यूज करते हैं अपने फोन में, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी। आप कोई भी 2-3 वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स याद कर लेना। नेक्स्ट है गिव सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट एसक्यूएल कमांड। क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड। क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड हमारी टेबल बनाने के लिए यूज होती है। क्रिएट टेबल, द एसक्यूएल क्रिएट टेबल इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। इसका सिंटेक्स क्या है? आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम में मान लो आपने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, और कॉलम 1 में जैसे आपने दिया रोल नंबर, तो उसका डेटा टाइप आपको बताना है आप कैसा लेना चाहोगे, वेर, केयर या इंटीजर, इस तरीके से। फिर दूसरा कॉलम आपने दिया नेम का, उसका डेटा टाइप मेंशन किया, तीसरा कॉलम, और उस तरीके से। फिर आप उस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की सेट करोगे। प्राइमरी की क्या होता है? जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। अब आपने प्राइमरी की मान लो यहाँ पर रोल नंबर ही बना दिया, प्राइमरी की, और इस तरफ जो कॉलम हमने लिखा वो लिख दिया हमने यहाँ पर रोल नंबर। ये हमारी यहाँ तक बंद हो जाएगी। यहाँ हमने अपने जितने भी हमारे कॉलम्स के नेम हमें टेबल में लेने थे वो मेंशन कर दिए। ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगी, यहाँ बंद होगी। तो हम इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर टेबल बना सकते हैं। क्रिएट टेबल, क्रिएट और टेबल का नेम। इसके बाद हमें जितने भी कॉलम्स लेने हैं उन सब के हम डेटा टाइप्स मेंशन करेंगे, जैसे रोल नंबर, वेर केयर, नेम, वेर केयर, स्ट्रिंग, डेट, जो भी डेटा टाइप आप लेना चाहो। प्राइमरी की हम सेट करेंगे, यहाँ एक या एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल के अंदर रोल नंबर जैसी यूनिक कोई चीज नहीं है, तो आप नेम कॉमा फादर्स नेम यानी 2 कॉलम्स को भी प्राइमरी की बना सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन एरे, व्हाट आर इट्स टाइप। एरे क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके टाइप्स भी। नेक्स्ट है गिव पुश, के लिए हमें एल्गो बतानी है। गिव एल्गोरिथम फॉर पुश। देखो पुश क्या है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इंसर्ट एलिमेंट्स के लिए जो ऑपरेशन है उसे हम क्या बोलेंगे? पुश। इस तरीके से हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्टैक क्या है? इस तरीके से हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं दैट इज स्टैक। अब इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। ये पुश ऑपरेशन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट ऑन टू स्टैक इज कॉल्ड अ पुश ऑपरेशन। इस स्टैक के अंदर हमें कोई डेटा एलिमेंट को पुट करना है यानी इंसर्ट करना है, उसे हम क्या बोलेंगे? पुश ऑपरेशन। द ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर द इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट। ये किस लिए यूज होता है? कोई भी स्टैक के अंदर हमें नया डेटा एलिमेंट ऐड करना है, उसके लिए पुश ऑपरेशन यूज होता है। अब स्टैक के अंदर होता क्या है? जो भी नया डेटा एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे वो स्टैक के टॉप में ही इंसर्ट हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, हमें इसके अंदर एंट्री करनी है एलिमेंट नंबर 8, ऐसे इस तरीके से 8 की, तो वो कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। यानी हमेशा किस पर इंसर्ट होता है? टॉप पर। अब पुश की एल्गो क्या है? देखो स्टैक का साइज फिक्स होता है, तो हम पुश एस आइटम मैक्स और टॉप, हमने मान लिया कि इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 4 है, तो फिलहाल इसका जो टॉप है वो 3 पर है, 0 1 2 यहाँ पर है, और इसका जो मैक्स है वो हम मान लेते हैं यहाँ 4 पर है। इफ टॉप इक्वल इक्वल मैक्स, अगर टॉप हमारा पूरा भरा हुआ है, टॉप में जगह ही नहीं है, तो क्या होगा?
आप एंट्री नहीं कर सकते, यानी स्टैक आपका ऑलरेडी फुल है। इफ टॉप इक्वल इक्वल मैक्स, आपका टॉप तक पूरा भरा हुआ है, स्टैक में बिल्कुल भी जगह नहीं है। राइट ओवरफ्लो, आप क्या लिख दोगे? ओवरफ्लो, यानी डेटा अंदर नहीं आ सकता। एंड रिटर्न ओवरफ्लो चेकिंग। अगर आपका स्टैक खाली है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टैक इस तरीके से खाली है, दो ही एलिमेंट्स हैं, बाकी इसमें जगह है, तो आप क्या करोगे? जो स्टैक का टॉप है, जैसे यहाँ था 0, यहाँ था 1, अभी इसके टॉप की वैल्यू क्या है? 1। आप इसके टॉप की वैल्यू को बढ़ा दोगे और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और जो भी नया एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो कहाँ जाएगा? इसके टॉप पर। स्टैक का टॉप आपने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और स्टैक के टॉप में आप क्या वैल्यू इंसर्ट कर दोगे? जो भी नया आइटम आपको इंसर्ट करना चाहते हो, रिटर्न। दोबारा देखते हैं एक बार, करना क्या है हमें। अगर हमारी स्टैक पूरी फुल है, इफ टॉप इक्वल इक्वल मैक्स, स्टैक के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक उसका मैक्सिमम साइज और एक उसका टॉप। टॉप हमेशा कहाँ होगा? जहां पर लास्ट डेटा एलिमेंट है, और मैक्स बताता है उसका साइज कितना है। अगर स्टैक हमारी पूरी भरी हुई है, तो इफ टॉप इक्वल इक्वल मैक्स, अगर पूरा भरा हुआ है तो क्या कह दोगे आप? ओवरफ्लो, यानी स्टैक के अंदर डेटा नहीं आ सकता। अगर स्टैक खाली है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं या बिल्कुल खाली है, तो आप क्या करोगे? जो भी स्टैक का टॉप है, फिलहाल स्टैक का टॉप की वैल्यू क्या है? 1 है, ये भी 0 से स्टार्ट होता है एरे की तरह। फिलहाल इसकी टॉप की वैल्यू क्या है? 1। अब इसका टॉप तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आपको करना क्या है? पहले इसके टॉप को एक बढ़ाना है, यानी टॉप यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। टॉप को आपने क्या कर दिया? टॉप इक्वल टॉप प्लस 1। एक से टॉप की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब आप क्या करोगे? स्टैक के टॉप पर, यानी स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है? 2। इस 2 पर आइटम डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आपको 9 डालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 और रिटर्न। इस तरीके से आप स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है 2019 के सेट ए में आया हुआ है पॉप। ये भी स्टैक का ऑपरेशन है। पुश यूज होता है इंसर्ट करने के लिए, पॉप ऑपरेशन यूज होता है स्टैक से एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। ये हमारी स्टैक है 0, 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका, सॉरी यहाँ पर 3 है, इसे हम कुछ और मान लेते हैं। इस तरीके से हमने दो स्टैक लिए हैं यहाँ पर, 0, 1, 2, 3। यहाँ जो एलिमेंट्स हम लेंगे, हमें क्या क्या चाहिए? स्टैक चाहिए, उसका टॉप चाहिए, और वो आइटम जो आप पॉप करना चाहते हो, यानी स्टैक से डिलीट करना चाहते हो। पॉप किस लिए यूज होता है? स्टैक से आइटम्स को डिलीट करने के लिए। पॉप ऑपरेशन, द फंक्शन इज यूज्ड फॉर द डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए यूज होगा। द आइटम इन द स्टैक इज डिलीटेड फ्रॉम द टॉप। अब ये है क्या? आपने एक स्टैक ली, जो आइटम आपको डिलीट करना है वो लिया, और स्टैक का टॉप बता दिया कि फिलहाल स्टैक का टॉप कहाँ है। अब दो केसेस लेते हैं। हमारी स्टैक बिल्कुल खाली है। जब स्टैक बिल्कुल खाली है, यानी टॉप में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो टॉप की वैल्यू होती है -1, क्योंकि टॉप बिल्कुल खाली है। 0 पर अगर कोई वैल्यू है तो टॉप 0 पर होगा ना। अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई? -1। इफ टॉप इक्वल इक्वल -1, डबल इक्वल यूज होता है कंडीशन चेकिंग के लिए। इफ टॉप इक्वल इक्वल -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है, तो स्टैक क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो। कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, आप क्या डिलीट करोगे? एल्स आप क्या करोगे? आइटम इक्वल स्टैक टॉप, आइटम इक्वल स्टैक। स्टैक का टॉप क्या है? फिलहाल हम इस वाले स्टैक की बात कर रहे हैं। स्टैक का टॉप क्या है? 3। तो स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? आइटम में आ जाएगी। कितनी आ गई? 13। और ये क्या कह रहे हैं? टॉप की वैल्यू को एक घटा दो। टॉप कितना था हमारा? 3 था, तो टॉप कहाँ गया? 2 पर। इट मीन्स ये आइटम हमारा क्या हो चुका है? बाहर। कहाँ आ गया? ये 13 है, इसमें टॉप नीचे आ गया, ये आइटम हमारा क्या हो गया? डिलीट। तो होता क्या है? पुश के अंदर हम टॉप को एक बढ़ाते हैं और टॉप के अंदर वैल्यू एंटर करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? हम टॉप को, आइटम को स्टैक के टॉप में डालेंगे। जो आइटम की वैल्यू है, स्टैक के टॉप की जो वैल्यू है, सॉरी, स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है उसे हम कहाँ डालेंगे? आइटम में। और टॉप को एक घटाएंगे। वहां हम क्या करते थे? टॉप की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे और स्टैक के टॉप में आइटम डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सर्चिंग, यानी कोई भी एलिमेंट हम इजीली सर्च कर सकते हैं। सॉर्टिंग, डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं जो हम बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट में करते हैं। वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। इंसर्शन, वी कैन इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन अ डेटाबेस, हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे हम स्टैक के अंदर करते हैं पुश, और डिलीट कर सकते हैं यानी जैसे हम पॉप करते हैं। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन है। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए तो आप पुश, पॉप, इन क्यू या डी क्यू करके दिखा सकते हो। डिफाइन फील्ड एंड रिकॉर्ड, फील्ड क्या है और रिकॉर्ड क्या है। देखो, फील्ड तो जनरली होता है कॉलम और एट्रीब्यूट। अ फील्ड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल, किसी भी टेबल के जो कॉलम है या एट्रीब्यूट है उसे हम क्या बोलेंगे, फील्ड। रिकॉर्ड क्या है, एक टेबल की जो पूरी की पूरी रो है उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस और स्प्रेडशीट आर यूजुअली कॉल्ड द रोज, रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखो एक टेबल है आपकी, इस टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है। तो ये एक रो हो गई, इस रो के अंदर कितने कॉलम आ गए, 3। तो आ रो इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, फील्ड और कॉलम एक ही बात है। तो कितनी कॉलम आए इसमें, हमारे 3। तो रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है, पॉसिबली ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। रोल नंबर इंटीजर है, नेम हमारा कैसा रहेगा, कैरेक्टर टाइप, क्लास भी हमारी कैसी रहेगी, कैरेक्टर टाइप। तो रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली रो है, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है, और फील्ड क्या है हमारा, कॉलम या एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्वे इन एसडीएलसी, व्हाट आर वेरियस वेज ऑफ रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। ये आप एसडीएलसी की वीडियो से करें। गिव स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज का स्ट्रक्चर हमसे पूछा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप एचटीएमएल, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एचटीएमएल की वीडियो में। डॉक टाइप एचटीएमएल बताता है एचटीएमएल का वर्जन कौन सा है। एचटीएमएल का कोई भी पेज एचटीएमएल टैग से ही शुरू होगा और एचटीएमएल टैग पर ही बंद होगा। ये एचटीएमएल टैग की ओपनिंग है और ये हमारी क्लोजिंग है। इसके बाद इसके अंदर एक हेड टैग होता है और एक हमारा बॉडी टैग होगा। बॉडी टैग बताता है डॉक्यूमेंट की बॉडी, हेड टैग बताता है हेडर इंफॉर्मेशन, जैसे इसके अंदर आएगा टाइटल, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल क्या है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक टैग्स हैं जो आपको एचटीएमएल पेज के अंदर लिखने ही लिखने होते हैं। नेक्स्ट है 2019 के सेट बी में, व्हाट इज एरे एंड इट्स टाइप, ये फिर से रिपीट हुआ है। एरे और उसके टाइप्स क्या हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो डेटाबेस के अंदर मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है हमें, अगर मल्टीपल यूजर्स का हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब नेक्स्ट है इसमें, हाउ डिलीशन टेक्स प्लेस इन अ क्यू, क्यू के अंदर डिलीशन किस तरीके से होगा। देखो अभी हमने स्टैक किया था, स्टैक का इंसर्शन भी किया यानी पुश भी किया और डिलीशन भी किया, पॉप भी। अब हमसे पूछा गया है क्यू, क्यू आया था 2019 के सेट बी में। क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होता है, स्टैक के अंदर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। जबकि क्यू के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ से इसमें डेटा की एंट्री होगी और यहाँ से डेटा का एग्जिट होता है। तो इसके अंदर हम दो चीजें यूज करते हैं, फ्रंट और रियर। अब इसमें क्या है, अगर इसका फ्रंट -1 है, ये भी 0 से स्टार्ट होगा। अगर इसका फ्रंट -1 है यानी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, या फ्रंट की वैल्यू रियर से भी ज्यादा है, यहाँ पर स्टैक आपकी क्यू आपकी खत्म हो गई, उसके आगे कहीं फ्रंट की वैल्यू पहुंच गई, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो आपकी क्यू है वो खाली है, क्योंकि हमें क्यू के एंड तक पहुंच गए और फ्रंट की वैल्यू बढ़ के उससे आगे चली गई। इट मीन्स वो कहाँ गई, स्टार्टिंग में आ गई, या तो वो -1 है या वो रियर से ज्यादा है। दोनों ही केसेस में हमारा क्यू क्या है, खाली है। इट मीन्स अंडरफ्लो, यानी आप डिलीट नहीं कर सकते। अब डिलीट करना है आपको, माना आपने कि क्यू के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, तो आपने क्या लिया, जैसे हमने वहां पर आइटम लिया था, यहाँ हमने लिया है वैल्यू। वैल्यू को सेट करेंगे जो भी वैल्यू क्यू के फ्रंट में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारी वैल्यू है 5, तो वैल्यू के अंदर क्या आ गया, फ्रंट पर जो भी वैल्यू आ गई
और फ्रंट को हमने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यू से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या है, मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम एज रिक्वायर्ड। सॉरी, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट क्या है, मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम एज रिक्वायर्ड। देखो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, सिस्टम की एनालिसिस करेगा, एनालिसिस के बाद देखेगा कि सिस्टम के अंदर कुछ मेंटेनेंस की या अपग्रेडेशन की जरूरत है, डिजाइन न्यू कंप्यूटर सिस्टम एंड फ्रेमवर्क, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही नए नए कंप्यूटर सिस्टम्स और फ्रेमवर्क्स को डिजाइन करते हैं। ट्रबल शूट टेक्निकल इश्यूज, अगर सिस्टम में कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है तो उसे क्या करेंगे, सही करेंगे। सर्विंग एज अ टीम लीडर, टीम लीडर की तरह काम करते हैं। एंड सुपरवाइजिंग लोअर लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ, जो भी लोअर लेवल टेक्नोलॉजी स्टाफ है उसे सुपरवाइज करते हैं, मींस उन्हें गाइड करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग, एक्सप्लेन एनी टू। इमेज टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। इमेज टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है HTML पेज में। यू कैन इंसर्ट एनी इमेज, आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग। अब इसके हमसे दो एट्रीब्यूट्स पूछे हैं, इसके मेन जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो है सोर्स SRC और ऑल्ट। SRC बताता है हमारा इमेज किस लोकेशन पर है, और ऑल्ट बताता है कि अगर बाई चांस आपकी इमेज अपलोड नहीं हो पाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, इमेज वहां से डिलीट हो गई या इमेज की लोकेशन चेंज हो गई, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट मैसेज आपको अपीयर होगा, टेस्ट इमेज। तो ऑल्ट क्या है, अल्टरनेटिव, यानी अगर इमेज अपलोड नहीं हो पाती है, फॉर एग्जांपल नेट नहीं है या इमेज डिलीट हो गई है, तो जो मैसेज आपको विजिबल होगा वो आप ऑल्ट के अंदर लिखोगे, और इमेज की लोकेशन आप SRC एट्रीब्यूट के अंदर लिखोगे। तो इमेज टैग क्या है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज होगा, और इसके एट्रीब्यूट्स हैं SRC एंड ALT। 2019 का ये सेट सी के क्वेश्चन थे। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड, ये एक क्वेश्चन रह गया था, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ SDLC, ये SDLC की वीडियो से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है सेट सी 2019 का, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड एरे। स्ट्रक्चर भी हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और एरे भी। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं। देखिए फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, बेसिक डेटा टाइप्स, जिनकी हेल्प से हम दूसरे डेटा टाइप्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे या बिल्ड कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें कौन कौन से आएंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और केर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं, जो बिल्ट इन नहीं है, जिन्हें प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफाइन करता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज डेटा टाइप्स आर एक्चुअली नॉट डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्हें डिफाइन नहीं करती, ये क्रिएट होते हैं प्रोग्रामर, यानी जो प्रोग्राम को बना रहा है। जैसे क्लास हमने बनाई तो हम अपनी मर्जी से जो डेटा मेंबर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। एरे के अंदर हमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं, किस तरीके के लेने हैं, किस तरीके की स्ट्रिंग्स लेनी है, ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं हमारे, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इनके साइज भी आप याद कर लें, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की क्या नीड है। नॉर्मलाइजेशन जनरली यूज होता है रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी डेटाबेस से हटाने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन। इट इज हेल्पफुल टू डिवाइड द लार्जर डेटाबेस टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप। बड़ी बड़ी टेबल्स को छोटी टेबल्स में ब्रेक करते हैं और उन टेबल्स की आपस में लिंकिंग करते हैं, रिलेशनशिप सेट करते हैं, ताकि हम डेटा को कोरिलेट कर सकें, यूज कर सकें। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स एंड यूनिट टेस्टिंग। देखो ब्लैक बॉक्स जनरली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये पूछी गई है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है और यूनिट टेस्टिंग क्या है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, जब हम सिस्टम की एक्सटर्नल टेस्टिंग करते हैं, हमें उसके इंटरनल डिटेल्स के बारे में नहीं पता, सिर्फ हम उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो अच्छे से
फंक्शनली वर्क कर रही है, रन कर रही है अच्छे से या नहीं। सिर्फ हम उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करेंगे, सिर्फ बाहर बाहर चीजें चेक करेंगे। जैसे हमें टीवी को चेक करना है तो टीवी हमारा चैनल उस पे चल रहे हैं नहीं है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, एक्सटर्नल डिटेल्स को चेक करना, वो सब क्या है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इन विच द टेस्टर एनालाइसिस द फंक्शनलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। ये टेस्टर ये देखता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनलिटी कैसी है, वो सही से काम करेगी या नहीं, विदाउट अ थोरो नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल डिजाइन। इंटरनली उसके बारे में, डिजाइन के बारे में हमें नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसका अपोजिट होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें हम इंटरनल डिजाइन की ही टेस्टिंग करते हैं, इंटरनल डिटेल्स को टेस्ट करते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? जब हम स्मॉल पीस ऑफ कोड को, यानी हमारा जो कोड है वो काफी सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर हम एक छोटे से कोड को या पूरे के पूरे प्रोडक्ट की किसी एक यूनिट की टेस्टिंग करेंगे, एक छोटे से पार्ट की टेस्टिंग करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन स्टेज ऑफ एसडीएलसी। ये भी आप एसडीएलसी की वीडियो से करें। डिफाइन द फॉलोइंग टैग्स, बॉडी टैग और यूएल टैग। बॉडी टैग हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूएल यानी अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी कैसी होती है? जिसमें हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, कोई भी स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होती। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। यहाँ पर हम बुलेट्स यूज करते हैं, इस तरीके से डॉट्स, या हम कोई भी डिजाइन बनाकर यूज कर लें। इस तरीके की जो लिस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है 2019 के सेट डी में आया हुआ था एल्गो ऑफ पुश और एल्गो ऑफ क्यू भी। इंसर्शन, हाउ इंसर्शन टेक्स प्लेस इन क्यू। क्यू के अंदर इंसर्शन आप कैसे देखोगे? देखियो इस तरीके से, अगर हमारी क्यू पूरी की पूरी भरी हुई है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी आप क्यू के अंदर डेटा एंटर नहीं कर सकते हो। इफ रियल इक्वल मैक्स माइनस वन, राइट ओवरफ्लो। मैक्स का साइज जो होता है वो मैक्स माइनस वन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा जनरली जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो अगर मैक्स यहाँ पर हमारा 4 है तो रियर हमारा यहाँ पर 3 है। अगर रियर और मैक्स माइनस वन बराबर है, इट मीन्स ओवरफ्लो है, आप वापस आ जाओगे, आप इंसर्शन नहीं कर सकते। अगर फ्रंट माइनस वन है और रियर भी माइनस वन है, यानी स्टार्टिंग में है क्यू हमारी बिल्कुल खाली है, तो रियर और फ्रंट दोनों को आप कहाँ कर दोगे? 0 पर, यानी यहाँ कर दिया, और रियर की वैल्यू को आपने एक बढ़ा दिया। रियर के अंदर आप क्या कर दोगे? जो भी डेटा एलिमेंट है आप उसे इंसर्ट कर दोगे, क्योंकि रियर में जो भी नंबर आपको डालना है आप वो इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं इस तरीके से। अगर आपकी क्यू पूरी भरी हुई है, यानी क्यू का जो रियर है वो मैक्स माइनस वन के बराबर है, मीन्स आपकी क्यू पूरी भरी हुई है, तो आप क्या कर दोगे? ओवरफ्लो, यानी क्यू में जगह नहीं है। अदरवाइज अगर दोनों माइनस वन है, यानी क्यू आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये आपका फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पर आ जाएंगे? 0 पर हो जाएंगे। अब फ्रंट रियर की वैल्यू को क्या कर दोगे आप? अगर ऐसा नहीं है, देखो फ्रंट और रियर दोनों माइनस वन थे, यानी क्यू की वैल्यू क्या थी? खाली थी, क्यू में कुछ नहीं था, तो आपने दोनों को क्या कर दिया? 0, यहाँ आ गए। सेट रियर एल्स, अगर ऐसा भी नहीं है, फ्रंट कहीं और है आपका, तो आप रियर को क्या कर दोगे? 1 बढ़ा दोगे। जो भी रियर की वैल्यू थी वो, जैसे रियर आपका यहाँ है तो रियर आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, रियर 1 बढ़ गया, और रियर के अंदर वो नंबर डाल दोगे जो भी आपको इंसर्ट करना है। एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के कोई भी 4 डेटा टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। कैरेक्टर, केयर, साइज। हम इसमें केयर लिखेंगे और ब्रैकेट में वो साइज मेंशन करेंगे जितना साइज आपको लेना है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग दैट कैन कंटेन नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके अंदर आप कोई भी नंबर, लेटर या स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। इसके साइज की रेंज होती है 0 से लेकर 255 और डिफॉल्ट होता है 1। इसी तरीके से वेर केयर होता है, वेरिएबल साइज कैरेक्टर के लिए। यहाँ भी हम नंबर, लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो होता है 0 to 65,535। डेट
डेटा टाइप यूज करोगे, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डेट फॉर्मेट, जिसमें ईयर, मंथ और डेट आएगी 4 टाइम्स MM और DD। इट्स पोर्टेड रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक के ईयर्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बूल ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, बूलियन वैल्यूज के लिए इट इज यूज टू स्पेसिफाई द बूलियन वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स एंड नॉन जीरो को हम क्या मानेंगे यहाँ पर, ट्रू। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखो, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ना, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है, क्या डिजाइन रहेगा, वो सारी इंजीनियरिंग, वो सारी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी डिटेल्ड स्टडी ऑफ सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, हमारा डिटेल्ड स्टडी है टू डिजाइन, डेवलप एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर। Software engineering is the branch of engineering related to evolution of software product. Software product कैसे बना, used well defined scientific principles, using well defined कौन कौन से scientific principles को use करके बना है, कौन सी techniques use की, क्या प्रोसीजर, यानी डिटेल्ड स्टडी है सॉफ्टवेयर की क्रिएशन की, सॉफ्टवेयर के डिजाइन, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट की, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक्सप्लेन टेस्टिंग स्टेज ऑफ SDLC, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, वैसे टेस्टिंग SDLC की सारी स्टेजेस पर है, लेकिन इसकी अलग से भी एक टेस्टिंग स्टेज है। जब आपका प्रोडक्ट बनकर फाइनल हो जाता है तो प्रोडक्ट को ये चेक किया जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अगर है तो कहाँ है, उसे फिक्स किया जाएगा और रीटेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग हम कब तक करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, जब तक कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ना बन जाए जैसा हमसे SRS में मांगा गया है, यानी जैसा हमसे कस्टमर ने मांगा है। दिस इज डन टू वेरीफाई द एंटायर सिस्टम वर्क्स एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ये किस लिए यूज होता है, ये चेक करने के लिए कि कस्टमर ने जो सिस्टम मांगा था क्या उसके अकॉर्डिंग ये बना है या नहीं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ लिस्ट्स इन HTML। HTML के अंदर 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जहां पर हमें स्पेशल नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस, जहां पर आप नंबरिंग नहीं देते हो। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय UL टैग। इसमें इस तरीके से आप बुलेट्स या कोई स्टार मार्क इस तरीके से यूज कर सकते हो, कोई भी डिजाइन। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, जिसमें आपको डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर्स यूज करते हो आप, वो है ऑर्डर्ड लिस्ट, जहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर की जरूरत है, 1 2 3 टाइप या ABC इस तरीके से। एक लिस्ट जो और HTML में यूज होती है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी डेफिनेशन लिस्ट। दिस अरेंजेस योर आइटम्स इन अ सेम वे एज दे आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी। डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एज डिक्शनरी। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर जो टैग्स हमारे यूज होते हैं, DL लिस्ट की स्टार्टिंग है, DT कोई भी टर्म, फॉर एग्जांपल आपने लिया एप्पल, अब आप उस एप्पल की डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप उसको किस में लिखोगे, DD टैग में। एप्पल लिखा आपने DT टैग में, और DD टैग में क्या लिखोगे आप, एप्पल की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल क्या है, हमारा फ्रूट है, रेड कलर का होता है, वो सारी डिटेल आप DD टर्म के अंदर लिखोगे। तो इस तरीके से लिस्ट हैं HTML की। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर या इनका डिफरेंस कई बार पूछा हुआ है पेपर में। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट हैज सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन होता है और जिसका नाम बिल्कुल सेम होगा जो क्लास का नेम है। इट हेल्प्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, यानी उन्हें वैल्यू देता है। कंस्ट्रक्टर इट कैन एक्सेप्ट आइदर आर्ग्यूमेंट्स और नॉट। कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वहां आपको पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसमें अलग से है सिलेबस में। तो क्या आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टर दोनों तरीके के हैं, डिफॉल्ट भी और पैरामीटराइज्ड भी। इट इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी देने के लिए यूज होता है। इट इज कॉल्ड whenever an instance of the class is created। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही आपने क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया। इट कैन बी डिफाइंड मैन्युअली विद आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर को हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम्स हैं सिलेबस में, तो आपने डिफाइन करके देखे होंगे कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से मैन्युअली
डिफाइन होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर में, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तीनों तरीके से हम मैन्युअली से डिफाइन कर सकते हैं। देयर कैन बी मेनी कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, एक ही क्लास के अंदर कई सारे कंस्ट्रक्टर्स आप यूज कर सकते हो। इट कैन बी ओवरलोडेड, इसे ओवरलोड किया जा सकता है लेकिन इसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब आप कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो ये आपकी कोई क्लास आपने बनाई डेमो नाम से और आपकी ये क्लास यहाँ पर हो गई बंद, तो इस तरीके से डेमो और ये आपके कंस्ट्रक्टर की बॉडी, ये आपका कंस्ट्रक्टर रहेगा, मेंबर फंक्शन की तरह ही काम करता है, बस इसका जो नेम रहेगा वो क्लास के नेम के जैसा रहेगा। तो क्लास नेम, हम फंक्शन की बॉडी लगाएंगे यहाँ पर, वो फंक्शन वाली ब्रैकेट और इसकी बॉडी, जो भी डिटेल आप अंदर लिखना चाहो यूज कर सकते हो, यानी जो भी आप कंस्ट्रक्टर में प्रिंट कराना चाहो, यूज कराना चाहो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर। क्या है डिस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। लाइक अ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, इसका भी नाम सेम होता है क्लास के नाम के, बस यहाँ पर हम इसको नाम को फॉलो कर देते हैं बाय टिल्ड ऑपरेटर। जैसे अभी हमने क्लास बनाई थी डेमो और ये हमारी यहाँ पर क्लास हो गई खत्म। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें सी आउट में प्रिंट करा दिया हाई। अब आपको डिस्ट्रक्टर बनाना है तो डिस्ट्रक्टर भी आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनाओगे, कोई भी मैसेज जहां भी आप प्रिंट करा सकते हो, बस इसके आगे इसमें जो डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के सिंटेक्स में वो ये है, यहाँ पर ये टिल्ड ऑपरेटर आता है इस तरीके से। कंस्ट्रक्टर यूज होता था एलोकेशन के लिए मेमोरी की, डिस्ट्रक्टर यूज होता है मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। इट इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज फ्रीड और डिलीटेड। कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता था जब मेमोरी, सॉरी ऑब्जेक्ट को बनाया जा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इसे कॉल किया जाता है जब ये कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब मेंबर सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्या होता है, डिलीट होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट के डिलीशन पर। इन अ क्लास देयर इज ऑलवेज अ सिंगल कंस्ट्रक्टर, एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर रहेगा। इन अ क्लास देयर इज ऑलवेज अ सिंगल डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कितने भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक रहेगा। विदाउट एनी पैरामीटर्स, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता, पैरामीटर्स नहीं होता तो इसे हम ओवरलोड नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज कॉल्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टर, जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर चलता है उसके रिवर्स ऑर्डर में क्या चलेगा, हमारा डिस्ट्रक्टर चलेगा। और सिंटेक्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पर इस तरीके से टिल्ड ऑपरेटर का यूज करोगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये भी पूछा हुआ है। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज ऑफ द क्लास नेम, डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होता है और कंस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होता है, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस है टिल्ड सिंबल का या टिल्ड ऑपरेटर का। इट इज पॉसिबल टू ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। इसमें पैरामीटर्स होंगे, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते। इट इज नॉट पॉसिबल टू इनहेरिट अ कंस्ट्रक्टर बट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास कैन बी कंसीडर्ड एज ऑफ ड्राइव्ड क्लास। हम बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसे ड्राइव्ड क्लास में कंसीडर कर सकते हैं, इनहेरिट तो नहीं कर सकते लेकिन इसमें हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर क्या होता है जब ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर क्या होगा जब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड पर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। द डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, जैसे ही क्लास का एंड हुआ वैसे ही डिस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। मेमोरी स्पेस रिजर्व फॉर द ऑब्जेक्ट्स, ये मेमोरी को स्पेस को देता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, मेमोरी को फ्री करता है, यानी ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, मेमोरी को फ्री करेगा, ये मेमोरी स्पेस को रिजर्व करेगा ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो गाइज ये थे हमारे 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक के जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच for watching. Subscribe to get more such videos and press the bell icon.